नमस्कार, मेरा नाम है सोनू निगम और स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 में देखा है, ये जो हम चैप्टर कर रहे हैं अपना परिवहन एवं संचार, अपनी पहली बुक मानव भूगोल के सिद्धांत का। इससे पहले हमने जो 2 पार्ट तैयार कर लिया है, दो पार्ट्स को हमने पढ़ लिया है। उसमें हमने देखा कि ये परिवहन होता क्या है, फिर हमने देखा कि भाई सड़क परिवहन क्या है, मार्ग क्या है, महामार्ग क्या है, हाईवेज क्या होते हैं, उसकी विशेषताएं क्या होती हैं। अब हम अपने स्थल परिवहन के दूसरे प्रकार, याद रखिए स्थल परिवहन का दूसरा प्रकार क्या है, रेल मार्ग। क्योंकि रेल मार्ग जो होते हैं, जो रेलवे ट्रैक्स जो होती हैं, वो स्थल के ऊपर ही बनाई जाती है, ज़मीन के ऊपर बनाई जाती है। तो अब हम रेल मार्ग के ऊपर जो है इस पे ध्यान देंगे। याद रखिएगा, इसी वीडियो में हम लोग जो है पार महाद्वीपीय रेल मार्ग के बारे में भी बात करने वाले हैं। पार महाद्वीपीय रेल मार्ग क्या होते हैं, इसके बारे में हम देखेंगे, जो हमारे टॉपिक है। और ये बहुत ही ज़्यादा जो है रिपीट होने वाला टॉपिक है एग्जाम में, कि पार साइबेरियन रेल मार्ग बताओ, पार कनेडियन रेल मार्ग बताओ, ऑस्ट्रेलियाई पार महाद्वीपीय रेल मार्ग बताओ, और ये सब चीज़ें हम इसमें देखेंगे। फिलहाल हम देखते हैं रेल मार्ग क्या है। देखिए, रेल मार्ग क्या है आप सभी जानते हैं। आपने जीवन में कभी ना कभी रेल के ऊपर बैठे होंगे, आप लोग ट्रेन में बैठे होंगे। आपने देखा होगा कि कई सारी ट्रैक्स होती है जो आपस में जो है एक दूसरे के पैरेलल जो है वो जा रही होती है। उसके ऊपर ट्रेन चल रही होती है, ट्रेन आ रही होती है, ट्रेन जा रही होती है। और वो जो है आपको अपने देश के, अपने इलाके के, अपने राज्य के अलग अलग क्षेत्रों तक पहुंचाती है। एक स्टेशन होता है, वहाँ उस स्टेशन से आपको ट्रेन पकड़नी होती है, वो आपको किसी स्टेशन पे छोड़ेगी, फिर वहाँ से आपको अपने जो है घर जाना, मतलब इस तरह का ये कॉन्सेप्ट। रेल मार्ग का इस्तेमाल केवल व्यक्ति के यात्रा के लिए ही नहीं होता, बल्कि माल ढोने के लिए भी होता है। वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए बड़ी मात्रा में जो है रेलगाड़ियों का इस्तेमाल होता है, जिसे हम मालगाड़ी कहते हैं या माल बोगी कहते हैं। तो दुनिया में अगर आप रेल लाइन का वर्गीकरण करेंगे, जैसे ये रेल लाइन है, अगर हम रेल लाइन का वर्गीकरण करें, अब आप देखेंगे एक रेल लाइन मैंने बहुत ही छोटी बनाई है, एक उससे थोड़ी बड़ी और एक है बहुत बड़ी। तो दरअसल 3 प्रकार से हम जो है रेल मार्ग को या 4 प्रकार से हम रेल मार्ग का वर्गीकरण कर सकते हैं। दरअसल ये चौड़ाई के आधार पर होता है। ये जो वर्गीकरण होता है कि एक ये रेल लाइन है, एक ये रेल लाइन है, एक ये रेल लाइन है, अलग अलग प्रकार में जो हम बांटते हैं, ये इसकी चौड़ाई के आधार पर होता है कि इस रेल मार्ग ये जो है ट्रैक कितना चौड़ा है, इस आधार पर होता है। जो लाइन 1.5 मीटर के बराबर या उससे थोड़ी ज़्यादा, 1.5 यानी 1.5 मीटर की हम बात कर रहे हैं, 1.5 मीटर तक चौड़ी होती है या 1.5 मीटर के आसपास की होती है, उसे हम कहते हैं बड़ी लाइन। जैसे ये मान लीजिए क्या है, बड़ी लाइन, उसे हम बड़ी लाइन कहते हैं। जो रेल लाइन 1.44 मीटर तक की होती है, जो रेल लाइन 1.44 मीटर की होती है चौड़ाई में, उन्हें हम स्टैंडर्ड लाइन या स्टैंडर्ड गेज या फिर मानक लाइन कहते हैं। मेट्रो में जो ट्रैक इस्तेमाल होता है वो इसी चौड़ाई का होता है। जो हमारी मेट्रो है, दिल्ली मेट्रो है, उसमें इसी चौड़ाई का जो है ट्रैक इस्तेमाल होता है, उसे हम मानक लाइन या फिर स्टैंडर्ड लाइन कह सकते हैं। और एक होता है मीटर लाइन, जिसकी चौड़ाई केवल 1 मीटर होती है। देखिए, बड़ी लाइन का 1.5, स्टैंडर्ड लाइन का 1.44 और मीटर लाइन का 1 मीटर। इससे छोटी भी एक लाइन होती है जिसे हम छोटी लाइन कहते हैं। आपने जैसे एक गाना है परिणीता फिल्म का, मैं उस गाने का जो है लिंक अपने वीडियो में दे दूंगा। उसमें आप देखिएगा एक ट्रेन चल रही होती है, उस ट्रेन को आप देखिएगा वो कितनी छोटी सी ट्रेन है, उसका ट्रैक कितना छोटा सा है। दरअसल वो एक टॉय ट्रेन है, एक ज़माने में उसका इस्तेमाल होता था, अब वो बस एक टॉय ट्रेन होकर रह चुकी है। ऐसी जो है कालका में भी एक ट्रेन है, और आप देखिएगा उस गाने को तो आपको पता चलेगा कि मैं किस छोटी लाइन की बात कर रहा हूँ, वो टॉय ट्रेन है। खैर, वो दार्जिलिंग में है वो दरअसल। अच्छा, अब आप देखिए आगे दुनिया भर में, अब ये तो हमने वर्गीकरण समझ लिया कि कितने प्रकार की जो है रेलवे लाइन हो सकती है। विश्व भर में अगर आप दुनिया भर में देखोगे कितना लंबा रेलवे ट्रैक बिछाया गया है, कितना लंबा जो है रेल लाइन बिछाई जा चुकी है यातायात के रूप में, कितनी
कितनी दूर तक इसे बिछाया जा चुका है, टोटल इसकी लंबाई कितनी है, तो विश्व भर में कुल 13 लाख किलोमीटर लंबे जो है रेल मार्ग है। कितना? 13 लाख किलोमीटर लंबा रेल मार्ग है पूरे विश्व भर में। अगर आप उनकी लंबाई को नाप लें तो वो लगभग 13 लाख किलोमीटर निकलेगा। अब इस 13 लाख किलोमीटर में से अगर आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा सघन रेल तंत्र कहाँ है, यानी कि सबसे ज़्यादा जटिल रेल तंत्र कहाँ है, यानी कि इतने से इलाके में अगर आप देखें, दुनिया के किसी भी इलाके को उठा लें और बोलें कि इस इलाके में कितना रेल ट्रैक है, उसे कहते हैं सघनता। तो आप देखेंगे कि यूरोप के अंदर, यूरोप जो है वो दुनिया का, हमारे पृथ्वी का सबसे छोटा महाद्वीप है यूरोप, और उसके अंदर रेल तंत्र की कुल लंबाई आप देखोगे तो वो लगभग 4 लाख किलोमीटर है। 4 लाख किलोमीटर, यानी 13 लाख किलोमीटर पूरी दुनिया में, उसमें से 4 लाख किलोमीटर लंबा रेल ट्रैक या रेल मार्ग कहाँ है? केवल यूरोप में। ठीक, यूरोप में का एक देश है बेल्जियम, यूरोप का एक देश है बेल्जियम। आप ये सब आप जो है मैप पे भी आप ध्यान दीजिएगा, ये मैं आपको अलग अलग महाद्वीप और अलग अलग देशों के बारे में जानकारी दे रहा हूँ कि किस जगह रेल मार्ग का क्या हाल है और किस विशेषता के साथ वहाँ पर वो है। बेल्जियम में अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा रेल घनत्व जो है वो बेल्जियम में, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा रेल घनत्व कहाँ है? बेल्जियम में। यानी कि सबसे ज़्यादा आप देखेंगे कि 1 किलोमीटर रेल बेल्जियम के अंदर 6.5 किलोमीटर स्क्वायर में 6.5 वर्ग किलोमीटर के एरिया में, मान लीजिए ये जो एरिया है वो 6.5 किलोमीटर वर्ग एरिया है, 6.5 किलोमीटर लंबा और 6.5 किलोमीटर चौड़ा। इस इलाके में जो है एक किलोमीटर रेल मार्ग बेल्जियम में आपको मिल जाएगा, इस इलाके, इतने से इलाके में। और ये बहुत ज़्यादा है, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा है, और बाकी देशों में जो है ये इतना अधिक नहीं है। हो सकता है वहाँ पे जो है 1 किलोमीटर लाइन आपको कहाँ, कितने एरिया में मिले, 50 किलोमीटर स्क्वायर में या 55 किलोमीटर स्क्वायर में जो है 1 किलोमीटर का रेल ट्रैक मिले। इस तरह से आप देखेंगे इसे। खैर, अगर आप रूस की बात करें तो रूस कितना बड़ा देश है, आपने देखा रूस दुनिया का सबसे बड़ा देश है, लेकिन आप ये भी जानते हैं कि उसका जो उत्तरी क्षेत्र है वो ज़्यादातर जो है वहाँ बर्फ़ पड़ती है, और वो जो है एकदम विराल जनसंख्या वाला देश, मतलब वहाँ पे जनसंख्या है नहीं, तो जाहिर सी बात है वहाँ रेल ट्रैक बिछा के भी क्या किया जाएगा। लेकिन जो उसका दक्षिणी हिस्सा है अगर आप देखें, या यूँ कहें कि जो पश्चिमी भाग है, जो यूराल का क्षेत्र है, रूस के अंदर जो यूराल का पूरा क्षेत्र है, वो रूस के कुल रेल मार्ग का 90% वहीं जो है नियंत्रित होता है। मतलब पूरे रूस में जितना रेल मार्ग है उसका 90% आपको यूराल के पश्चिमी भागों में प्रतिबंधित होता दिखेगा। तो ये आप समझ सकते हैं कि क्यों जो है ऊपर की तरफ नहीं, क्योंकि वहाँ आबादी नहीं है। अगर आप उत्तरी अमेरिका की तरफ देखेंगे, अब उत्तरी अमेरिका में कौन कौन आ जाते हैं? अमेरिका आ जाता है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका आ जाता है, कनाडा आ जाता है, मेक्सिको भी आ जाता है। ये सारे देश जो है उत्तरी अमेरिका के देश हैं। उत्तरी अमेरिका में सर्वाधिक विस्तृत रेल मार्ग है। सबसे ज़्यादा रेल मार्ग दुनिया में कहाँ पर है? उत्तरी अमेरिका में। यहाँ पे हमने यूरोप में सबसे सघन है, कम एरिया में ज़्यादा रेल मार्ग। अगर हम एरिया के हिसाब से देखें तो यूरोप में है ज़्यादा, एरिया के हिसाब से अगर हम देखें तो। लेकिन अगर आप लंबाई के हिसाब से देखोगे तो वो आपको कहाँ मिलेगा? उत्तरी अमेरिका में। उत्तरी अमेरिका में सबसे ज़्यादा बड़ा रेल तंत्र है। क्यों? क्योंकि यहाँ दुनिया भर में जितना रेल मार्ग है, ये जो 13 लाख किलोमीटर दुनिया में जितना भी रेल मार्ग है, उसका 40% आपको उत्तरी अमेरिका में ही मिलेगा। और यहाँ पे रेल मार्ग का इस्तेमाल क्यों होता है? अयस्क को एक जगह से दूसरी जगह, ओर को, जो मिनरल्स ओर होते हैं, जो खनिज होते हैं, उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, अनाज को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने के लिए, इमारती लकड़ियों को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने के लिए जो है रेल मार्ग का इस्तेमाल होता है। ये आपको उत्तरी अमेरिका के बारे में याद रखना है। कनाडा की तरफ आप अगर देखेंगे तो कनाडा में जो है रेल मार्ग की विशेषता ये है कि वहाँ वो सार्वजनिक सेक्टर के अंतर्गत आता है, यानी सरकारी है। भारत में भी जो रेलवे है वो सरकारी क्षेत्र के अंदर आता है। अगर आप ऑस्ट्रेलिया में देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया में लगभग जो है 40,000 किलोमीटर लंबा रेल मार्ग है, बस मात्र 40,000 किलोमीटर लंबा रेल मार्ग। लेकिन उस 40,000 किलोमीटर लंबे रेल मार्ग में से भी 25% यानी कि लगभग 10,000 किलोमीटर रेल मार्ग जो है अकेले कहाँ है? न्यू साउथ वेल्स में। न्यू साउथ वेल्स में। ये सब आप मैप में जरा देख लीजिए, इनको मैप में जो है आप पॉइंट कर लीजिए ये सब।
दक्षिण अमेरिका की अगर हम बात करें, जिसके अंदर चिली आ जाता है, जिसके अंदर अर्जेंटीना आ जाता है, जिसके अंदर ब्राज़ील आ जाता है, अगर हम इन इलाकों की बात करें, दक्षिण अमेरिका की बात करें, तो वहाँ पे केवल जो है 2 ही प्रदेश ऐसे आपको मिलेंगे जहाँ रेल मार्ग बड़ी मात्रा में आपको पाए जाएंगे। एक तो अर्जेंटीना का पंपास। पंपास क्या है ये सब हमको पता है ना, हमने प्राथमिक क्रियाकलाप में पढ़ा हुआ। पंपास क्या है? कृषि क्षेत्र है, दुनिया का बहुत ही प्रसिद्ध कृषि क्षेत्र पंपास। अर्जेंटीना का पंपास वाला क्षेत्र और ब्राज़ील का जो कॉफ़ी उत्पादक क्षेत्र है, वहाँ पे जो है आपको रेल मार्ग बड़ी मात्रा में देखने के लिए मिलेंगे। लंबी उनकी जो है लंबाई बहुत ज़्यादा है वहाँ उस इलाके में। बाकी दक्षिण अमेरिका में ज़्यादा कहीं जो है रेल मार्ग है नहीं। एशिया में अगर आप देखें तो चीन, जापान और भारत, ये वो देश हैं या ये वो क्षेत्र हैं जिनके देश में जहाँ आबादी ज़्यादा है वहाँ आपको रेल मार्ग भी बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा। रेल मार्ग का घनत्व भी जो है वो बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा। आप देखिए बिहार में, यूपी में, स्पेशली मैं बिहार की अगर मैं बात करूँ तो बिहार में तो मेरे ख्याल से आप देखिए कि हर दूसरे गांव में एक रेलवे स्टेशन आपको दिख जाएगा। मतलब मजाक में कुछ लोग कहते हैं वहाँ पे कि हर गांव में रेलवे स्टेशन है। इतना ज़्यादा क्योंकि आबादी ज़्यादा है, यातायात ज़्यादा है। यूपी, बिहार ये सब में आबादी ज़्यादा है, क्योंकि आबादी ज़्यादा है तो रेल यात्रा यहाँ पे ज़्यादा होती है, इसीलिए रेल ट्रैक्स ज़्यादा है। खैर, अफ्रीका की अगर हम बात करें, देखिए अफ्रीका दुनिया का दूसरा, पृथ्वी का दूसरा जो है सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया के बाद कौन? अफ्रीका सबसे बड़ा अगर महाद्वीप की बात करें तो। लेकिन यहाँ पे केवल 40,000 किलोमीटर रेल मार्ग है। कितना? केवल 40,000 किलोमीटर रेल मार्ग। इसमें से अगर आप हीरे, सोना, तांबा, ये जो खनन हो रहा है अफ्रीका में, ये सब ज़्यादा हो रहा है, इनके लिए ही, इन खनन के लिए ही अकेले साउथ अफ्रीका में 18,000 किलोमीटर रेल मार्ग है। यानी अगर आप पूरे अफ्रीका को देखें, तो उसमें कितना है? 40,000 किलोमीटर लंबा रेल मार्ग है पूरे अफ्रीका में। लेकिन अकेले साउथ अफ्रीका में ही कितना है? 18,000। यानी कि बाकी बचे इलाके में कितना दिखेगा आपको? केवल और केवल 22,000 किलोमीटर। आप सोचिए, इतने से इलाके में 18,000 किलोमीटर और बाकी इलाके में। तो आप इससे क्या समझ रहे हैं? इससे ये समझ रहे हैं कि वितरण जो है, रेल मार्गों का जो वितरण है वो भी ठीक प्रकार से नहीं है। वो आबादी के हिसाब से वो कम ज़्यादा होता है, वो कार्य क्षेत्र के हिसाब से कम ज़्यादा होता है, वो उसकी उपयोगिता की वजह से कम ज़्यादा होता है ना। जहाँ आबादी ज़्यादा है वहाँ रेल मार्ग ज़्यादा है। ये जो है कुछ आपको रेलवे के बारे में, रेल मार्ग के बारे में जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। अब मैं आपको बताऊंगा कि दुनिया के वो कौन से सबसे बड़े रेल मार्ग हैं जिनके बारे में हमसे सवाल बार बार जो है एग्जाम में पूछा जाता है। तो मैंने 4 लिया है। पार साइबेरियन रेल मार्ग, लिख लीजिए इसे, पार साइबेरियन रेल मार्ग, पार कनेडियन रेल मार्ग, ओरिएंटल एक्सप्रेस और ऑस्ट्रेलियाई पार महाद्वीपीय रेल मार्ग। मैं इन सब को जो है मैप में भी समझाने वाला हूँ, और जो मेरी मैप की वीडियो है, जो हमारी इस बोर्ड एग्जाम के लिए जो मैंने मैप की वीडियो बना दी है, वो भी आप चेक कर सकते हैं। उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ठीक है। उसमें हमने सारे मैप को जो है कवर करने की कोशिश की है। अब मैं आपको दिखाता हूं पार साइबेरियन रेल मार्ग। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? पार साइबेरियन रेल मार्ग। उसका मैप जरा देख लीजिए आप। ये है पार साइबेरियन रेल मार्ग। ये रूस है भाई। ये किस देश का नक्शा है? रूस का नक्शा है। अब रूस के इस पूरे इलाके को क्या बोला जाता है? साइबेरिया कहा जाता है। ये साइबेरिया का इलाका है पूरा, इसीलिए यहां से जो रेलवे ट्रैक गुजर रहा है उसे क्या बोला जाता है? साइबेरियन रेल मार्ग। क्या बोला जाता है? साइबेरियन रेल मार्ग। और पार क्यों जुड़ गया? पार का मतलब ये होता है एक इलाके से दूसरे इलाके तक, एकदम पूरे अपने देश को इस ट्रैक ने क्या किया है? पार कर दिया है। एक इलाके से निकलकर दूसरे इलाके तक पहुंचाया है। तो क्योंकि ये पूरे देश को पार कर रहा है, इसीलिए बोलते हैं इसे पार महाद्वीपीय या पार साइबेरियन रेल मार्ग, ठीक। और ये एशिया का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा रेल मार्ग है, और ये दोहरे पथ का है। इसको तो आपने समझ लिया। अभी देखते हैं, ये यह रूस का रेल मार्ग है जो सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्टॉक तक जाता है। ध्यान दीजिए, ये एक रूस का रेल मार्ग है जिसके एक छोर पे कौन है? सेंट पीटर्सबर्ग, और दूसरे छोर पे कौन है? व्लादिवोस्टॉक। सेंट पीटर्सबर्ग कहाँ है? वेस्ट में, और व्लादिवोस्टॉक कहाँ है?
ईस्ट में। अभी आप देखिए, मैं फिर से मैप दिखा रहा हूं आपको। ये देखिए, ये रहा देखिए व्लादिवोस्टोक। ये नीचे नीचे यहाँ पे देखिए, ये क्या है? व्लादिवोस्टोक। ये क्या है? ईस्ट, पूर्व का इलाका है ना भाई, ये पूर्व का इलाका है। ये प्रशांत महासागर इस तरफ है। ये देखिए ईस्ट में क्या है? सबसे आखिर में कौन सा स्टेशन है? व्लादिवोस्टोक। और इधर अगर आप आएंगे, इधर वेस्ट की तरफ आप आएंगे, मतलब नॉर्थ वेस्ट की तरफ अगर आप आएंगे, तो इधर आपको लास्ट स्टेशन क्या मिलेगा? सेंट पीटर्सबर्ग। तो सेंट पीटर्सबर्ग से शुरू होकर व्लादिवोस्टोक तक जाता है, या यूं कह लीजिए कि व्लादिवोस्टोक से शुरू होकर सेंट पीटर्सबर्ग तक जाता है। और इसके बीच में इसके बहुत सारे स्टेशन है, जैसे मॉस्को, कजान है, ट्रूमिनिया है, ये सारे जो है इसमें ये चिता है, बहुत सारे जो है इसमें स्टेशन है। ठीक, ये आपको याद रखना है। तो पहली बात क्या है कि ये एक रूस का रेल मार्ग है जो सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्टोक तक जाता है। यह विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। मैंने अभी आपको बताया कि ये एशिया का ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे लंबा रेल मार्ग है। इसकी लंबाई लगभग 9,322 किलोमीटर है। और याद रखिए ये दोहरे पथ का, यानी कि ट्रैक जो है वो डबल है, एक ट्रैक जाने के लिए और एक ट्रैक आने के लिए, दोहरे पथ वाला। क्या काम है इसका? इतना बड़ा रेल मार्ग बनाया क्यों रूस ने? तो बिना काम अगर नहीं होगा तो नहीं बनाते भाई, लेकिन काम है। क्या काम है? यह रूस के एशियाई कृषि प्रदेशों को पश्चिमी यूरोप के बाजार से जोड़ता है। फिर से देखिए मैप भाई, जो रूस का पूरा ये एशिया का इलाका है, वैसे ये पूरा इलाका आप कह सकते हैं कि एशिया का, इसके इधर जो है ये यूरोप का हिस्सा कुछ पड़ जाता है, मतलब दिख रहा होगा शायद आपको। इसके इधर जो है ये वाला हिस्सा जो है रूस का, वो यूरोप में पड़ता है। इसीलिए ये भी कहा जाता है कि रूस का कुछ हिस्सा जो है, ज़्यादातर हिस्सा एशिया में और थोड़ा सा हिस्सा यूरोप में भी पड़ता है। तो इस रेल मार्ग का सबसे बड़ा फायदा रूस के लिए यह है कि वो अपने इस पूरे एशियाई पार्ट में, ये जो इसका कृषि उत्पादक या यूं कह लें कि औद्योगिक उत्पादक क्षेत्र जो है, इन सारी चीज़ों, यहाँ जो भी चीज़ें उत्पादित होती है उन सब को ट्रांसपोर्ट करके वो कहाँ लेके जा सकते हैं? पश्चिम की तरफ, यूरोप की तरफ लेके जा सकते हैं। और इस पूरे यहाँ का जो यूरोपियन मार्केट है, उस मार्केट में वो अपने सारे सामान को बेच सकते हैं अच्छे दामों पर। तो ये जो है ट्रांसपोर्टेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने उत्पादों के लिए। तो पार साइबेरियन हमारा हो गया। अगला देखते हैं हम लोग, पार कैनेडियन रेल मार्ग। अब इस नाम से ही आप समझ गए होंगे कि ये रेल मार्ग कहाँ का होगा? कनाडा का होगा। कनाडा के एक छोर से दूसरे छोर तक होगा। तो ये जो रेल मार्ग है ये कितने किलोमीटर लंबा है? 7,056 किलोमीटर लंबा। 7,050 है मेरे ख्याल से, 7,050 किलोमीटर लंबा। 7,050 किलोमीटर लंबा रेल मार्ग पार कैनेडियन रेल मार्ग है। यह रेल मार्ग हैलिफैक्स से वैंकूवर तक जाता है। 2 स्टेशन, हैलिफैक्स से वैंकूवर तक जाता है। हैलिफैक्स इसके ईस्ट में है और वैंकूवर इसके वेस्ट में है। हैलिफैक्स इसके ईस्ट में है और वैंकूवर इसके वेस्ट में है। अब मैं आपको दिखाता हूं इस मैप को भी। ये देखिए भाई, यह है पार कैनेडियन रेल मार्ग का मैप। ये पूरा कनाडा है, आपको दिख रहा है, ये पूरा क्या है? कनाडा है। अब इधर देखिए, एक तरफ क्या है, मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाऊंगा। ये देखिए, एक तरफ आपको दिखेगा क्या? ये हैलिफैक्स है ना, हैलिफैक्स ईस्ट में आपको दिखेगा क्या? हैलिफैक्स। और इधर आप आएंगे तो यहां आपको दिखेगा वैंकूवर। ये देखिए, वेस्ट में आपको क्या दिखेगा? वैंकूवर। तो कनाडा के एक इलाके से, एक छोर से दूसरे छोर तक जाने वाली ये रेल मार्ग, ये कितने किलोमीटर लंबी है? लगभग 7,050 किलोमीटर लंबी, 7,050 किलोमीटर लंबी। अब बीच में फिर इसके कई सारे स्टेशन भी हैं। अब स्टेशन के आप देख लिए, कैम्लूप्स हैं, कैलगरी है ना, ये कैडबरी है, ओटावा है, बहुत सारे स्टेशन हैं इसके बीच में। तो ये पार कैनेडियन रेल मार्ग है जो हैलिफैक्स से कहां तक जाती है? वैंकूवर तक। इसका निर्माण दरअसल एक संधि के तहत हुआ था, 1986 की एक संधि के तहत हुआ था। ये जानने की आपको ज्यादा जरूरत है नहीं। इस रेल मार्ग का क्या उपयोगिता है? क्यों बनाया कनाडा ने इस रेल मार्ग को? दरअसल इस रेल मार्ग की खासियत ये है कि ये कनाडा के औद्योगिक प्रदेशों को जोड़ता है। किस क्षेत्र से? गेहूं क्षेत्र से। जो प्रेरीज का पूरा क्षेत्र है ना, हम लोगों ने प्राथमिक क्रियाएं पढ़ रखी है, वहां हमने
प्रेरिस के बारे में भी पढ़ा हुआ है। प्रेरिस क्या है, एक पूरा जो है कृषि क्षेत्र है जहाँ मतलब गेहूं की बहुत ज़्यादा खेती होती है। उस क्षेत्र को ये औद्योगिक प्रदेश से जोड़ता है, यानी कि मार्केट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी मार्ग से जो है गेहूं और मांस का व्यापार भी होता है। ये पार कैनेडियन रेल मार्ग के बारे में बात। अब आपको मैं बताऊंगा ऑस्ट्रेलियाई पार महाद्वीपीय रेल मार्ग, ऊपर वाले को हम बाद में देखेंगे। ऑस्ट्रेलियाई पार महाद्वीपीय रेल मार्ग के बारे में आप समझ ही गए होंगे। ये ऐसा रेल मार्ग होगा जो पूरे ऑस्ट्रेलिया को जो है पार करता होगा। ऑस्ट्रेलिया खुद ही एक महाद्वीप है, इसलिए इसे ऑस्ट्रेलियाई पार महाद्वीपीय रेल मार्ग कहा गया। तो ऑस्ट्रेलिया, इसको अगर आप देखेंगे तो मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखिए, ये ऑस्ट्रेलिया है। तो ऑस्ट्रेलिया के एक छोर से ये सिडनी, एक छोर से दूसरे छोर पर्थ तक जाता है। ये पूरा हिंद महासागर का इलाका है, ये प्रशांत महासागर का इलाका है। तो एक छोर से, ऑस्ट्रेलिया के एक छोर से दूसरे छोर तक जाता है, इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, ऑस्ट्रेलियाई पार महाद्वीपीय रेल मार्ग ये कहा जाता है इसे। यह रेल लाइन पश्चिमी तट, अगर हम पश्चिम की तरफ देखें तो पश्चिम में क्या है, पर्थ है, वेस्ट में क्या है, पर्थ, और ईस्ट में क्या है, सिडनी। पूर्वी तट पर स्थित सिडनी और पश्चिमी तट पर स्थित पर्थ तक जो है जोड़ती है आपस में। यह महाद्वीप, ये पूरे महाद्वीप के एक छोर को दूसरे छोर से जोड़ती है, और इससे भी जो है बहुत सारा जो है व्यापार और यात्रियों को सुविधाएं जो हैं होती हैं। ये ऑस्ट्रेलियाई पार महाद्वीप के बारे में। अब ओरिएंट एक्सप्रेस के बारे में मेरे ख्याल से हो सकता है कि इस बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए कि ओरिएंट एक्सप्रेस के बारे में बता दीजिए भाई। ओरिएंट एक्सप्रेस क्या है? दरअसल ये जो रेल लाइन है ये यूरोप के अंदर है, और इसका जो मोटिव है या इसको बनाने का जो उद्देश्य है वो भी आप अभी समझेंगे। ये लाइन जो है पेरिस को इस्तांबुल से जोड़ती है। किससे जोड़ती है? पेरिस को किससे जोड़ती है? इस्तांबुल से। पेरिस कहाँ है? पेरिस जो है वो फ्रांस की राजधानी है, और इस्तांबुल टर्की की राजधानी है। तो वो जो है आपस में जोड़ते हैं इस रेल मार्ग। ये जो है वियना होते हुए, बुडापेस्ट होते हुए, बेलग्रेड होते हुए कहाँ तक जाती है? इस्तांबुल तक जाती है। अभी आप समझ लीजिए। अब इसके ऊपर प्रोजेक्ट ये काम चल रहा है, इसके ऊपर प्रस्ताव ये है कि अब इस लाइन को, इस्तांबुल की लाइन को आगे बढ़ाकर जो है किससे जोड़ा जाए? बैंकॉक से जोड़ा जाए। यानी पाकिस्तान होते हुए, इंडिया होते हुए, बांग्लादेश, म्यांमार होते हुए बैंकॉक से जोड़ा जाए। आप सोचिए अगर ये रेल लाइन बन गई तो इंडिया से आदमी रेल लाइन में बैठेगा, रेल पे बैठेगा और पेरिस तक जा सकता है, क्योंकि यहाँ से आप चले जाएंगे इस्तांबुल, और फिर इस्तांबुल से आप चले जाएंगे पेरिस, और पेरिस चलेगा तो फिर लंदन भी पहुंचेंगे। सोचिए ट्रेन से आप जो है पेरिस पहुंच सकते हैं इस ओरिएंट एक्सप्रेस को अगर आगे बढ़ाया गया तो। फिलहाल अभी ये इसका काम जो है पेरिस और इस्तांबुल के बीच तक है, पेरिस से इस्तांबुल तक जो है ये जाती है। ये लंदन से इस्तांबुल का सफर, देखिए जब पहले जहाज, अब लंदन इसलिए क्योंकि पेरिस आप एक बार पहुंच गए तो उसके बाद आप लंदन पहुंच सकते हैं, चाहे सी पोर्ट के द्वारा या बाकी और किसी एयर वगैरह के द्वारा। लंदन से इस्तांबुल का जो पहले सफर हुआ करता था, जो अगर हम जल परिवहन के बारे में बात करें, जल परिवहन मतलब समुद्र के द्वारा जो होता था, वो पहले 10 दिन का होता था ये सफर। इस रेल लाइन के बनने के बाद ये सफर घटकर कितने घंटे का हो गया? केवल 96 घंटे का। 96 कहते हैं शायद 96 को। अगर आप दिन में कन्वर्ट करने की कोशिश करें तो हम कहेंगे कि 4 दिन, लगभग 4 दिन में जो है ये पहुंचा देता है। तो आप समझिए कितना जो है कम हो गया ये सफर। इस रेल मार्ग से यूरोपीय देशों का जो व्यापार है वो बहुत ज़्यादा सुगम हो गया, क्योंकि आप देखिए ना, पेरिस से होते हुए, वियना से होते हुए, बुडापेस्ट से, बेलग्रेड, इस्तांबुल, ये सारे देशों से होते हुए आप जाता है ये। तो इससे जो है आप मतलब इसमें आप व्यापार बहुत अच्छा हो गया है। पनीर का जो है बहुत ज़्यादा व्यापार, मांस का, फल का, बाकी ये सब जो है इसका प्रमुख व्यापार है। और भी बहुत सारी चीज़ें, मशीनरी वगैरह का भी जो है इससे व्यापार किया जाता है, और यात्री तो इससे जाते ही हैं। तो ये जो है 4 प्रमुख रेल मार्ग हैं हमारी दुनिया में, हमारे सिलेबस में भी और हमारे इस दुनिया में भी। इसके अलावा भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट रेल मार्ग हो सकते हैं, लेकिन ये 4 हमारे सिलेबस में जुड़े हैं, तो मैंने आपको इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। बाकी वीडियो भी देखने के लिए धन्यवाद। इसके बाद हम जो है अब जल मार्ग के बारे में जो है वीडियो लेकर आएंगे। धन्यवाद।